मारगिरी के भाग। ये केसपुत के कालाम, केसपुत के कालाम। तो भाई दो प्रकार के राज्य थे, दो प्रकार के 16वां जनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, शासन व्यवस्था दो प्रकार के थे, दो प्रकार के राज्य थे ये। शासन व्यवस्था दो प्रकार की थी, एक तो राजतंत्र, एक गणतंत्र, जिसमें कौशल है, मत्स्य, मगध है, अवंती, ये शक्तिशाली राजतंत्र थे। गणतंत्र व्यवस्था जगह लक्ष्मी राम ग्राम के कोहली, कबीलोस्तु के साके, कम के बोली, मिथिला के विदेह है, पिपलीवन के मौर्य, पावा के मल, कुशीनारा के मल, सुषमागिरी के भाग और केसपुत के कालाम। ये जो है दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। तो ये अब देखते हैं हम हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, राजस्थान के जनपद लेते हैं, राजस्थान की। तो राजस्थान में देखिए जनपदों की शुरुआत कैसे हुई थी, थोड़ा सा ऐसे स्टेप्स बेसिक समझ लेते हैं कि भाई राजस्थान में जनपदों की शुरुआत कैसे होती है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि यहाँ से ये यूनानी आक्रमण है, यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण होता है। सबसे पहले पंजाब में होता है, हर बारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसने विदेशी आक्रमण किया तो पंजाब में किया। तो यूनानी आक्रमण होता है, तो यूनानी सिकंदर के आक्रमण की वजह से ये सारी ये जो यहाँ की जो जातियां थी, या पंजाब में जो निवास करने वाली जातियां थी, अर्जुन नाई, योधे, सीवी, मालव, मत्स्य, जांगल, ये सारी जातियां थी जो यहाँ से निकल के आक्रमण की वजह से राजस्थान में आ गए। राजस्थान में ये स्थायी रूप से बस गई। तो ये आने का कारण ये था कि ये यूनानी आक्रमण की वजह से ये जातियां राजस्थान में, और यहाँ से इधर राजस्थान में आ गई। देखिए वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में हम जब देखते हैं राजस्थान के जनपदों के बारे में देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये राजस्थान है आपका। तो ये राजस्थान में वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में हम देखते हैं तो कैसे राजस्थान का जो जनपदों का भी विकास होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है महाभारत काल में यहाँ पर जो है जांगल, ये जांगल जनपद था। इसमें बीकानेर वाला हिस्सा बी और जोधपुर वाला हिस्सा, तो ये यहाँ पर ये था। तो हम देखते हैं कि महाभारत काल में देखते हैं हम इसको, तो इसमें अन्य नाम इसके कुरुजांगला। महाभारत काल में इसका मैं यहां से यहाँ लिख देता हूं, महाभारत
काल की बात कर रहा हूं मैं। महाभारत काल में इस जनपद का विकास होता है और इसकी राजधानी थी, राजधानी अहिचित्रपुर। अहिचित्रपुर इसे वर्तमान में नागौर। इसको पूर्व जांगला, मादरे जांगला भी बोलते हैं। और बीकानेर, बीकानेर के जो राजा है, अन्य नाम कहीं कहीं इसको कुरु जांगला या मादरे जांगला। बीकानेर के जो राजा थे अपने आप को जंगलधर बादशाह बोलते, जंगलधर बादशाह, धर बादशाह कहते थे। उनके राज चिन्ह है जो उनको भी जंगलधर बादशाह का ही चिन्ह है। देखिए मत्स्य जो जनपद है, मत्स्य जनपद, और इसकी राजधानी थी विराटनगर है। विराट, वर्तमान विराटनगर, विराटनगर या विराट। एक जनपद है सीवी, इसकी राजधानी है नगरी। चित्तौड़ के आसपास वाला जो मेवाड़ वाला भूभाग है वहां पर है। एक है सुरसेन जनपद है, इस जगह पे था सुरसेन। इसमें धौलपुर, अलवर, भरतपुर और करौली, ये पूरा पूरा हिस्सा था इसका। और इसकी राजधानी थी मथुरा। तो ये था राजधानी। ब्रज का पूरा क्षेत्र ये इसमें आता है। जो ब्रज की यात्रा करने जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान का जन्म यही हुआ। और महाभारत के अनुसार यहाँ पर यादव वंश का शासन था। ये आपके राजस्थान के जनपद कंप्लीट हो गए। हाँ, हम देखते हैं। तो राजस्थान में 4 जनपद थे, जंगल, मत्स्य, सीवी और सुरसेन। तो आपको बार बार बहुत सी बार सुना था राजस्थान के किन्हीं 2 प्रमुख जनपदों के नाम लिखी। तो राजस्थान के जनपद हैं, राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं, पहला है जंगल, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है सुरसेन, चौथा है सीवी। इनकी राजधानी पूछ सकता है, जंगल, मत्स्य, सुरसेन और मात्रा गड़बड़ हो गया, सुरसेन ही है ऐसे। ये आपके राजस्थान के जनपद है। यहाँ से जो मत्स्य है से हम आगे बढ़ेंगे जब कि जो मातम बुद्ध विराट है, वहां से अशोक के जो बौद्ध धर्म के होने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। आगे इसका बाद में आगे अध्ययन करेंगे। ये है आपका यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देखिए, गणतंत्र शासन प्रणाली के बावजूद भी इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवार के हाथों में थी। इन कुलीन परिवारों में से किसी भी लोग शासन करते थे।
और जो शासन करने की इनके पास एक संस्था थी, उस संस्था का नाम संस्था बार सभा। यानी कि यहाँ पर जनतंत्र जो शासन होने के बावजूद भी यहाँ की जो सत्ता थी वो कुलीन परिवारों के हाथों में थी, यानी अमीर लोगों के हाथों में थी। और अमीर लोग एक सभा के माध्यम से, उस सभा का नाम था संस्थागार सभा। ये संस्थागार सभा थी, इसमें सिर्फ कुलीन परिवार के लोग ही सदस्य होते थे। और ये सभा थी, ये कुलीन परिवारों के वर्धनों की सभा थी। कोई भी जो निर्णय लिया जाता था उसको मतदान किया जाता था। मतदान करने के बाद यदि कोई मतदान में ऐसा कोई विषय है जिसको स्वीकार नहीं किया जाता, तो उस पर यानी कि विवादाग्रस्त विषय है तो बहुरंगी सलाहकाएं काम में ली जाती थी। इसके अलावा संस्थागार के जो सदस्य हैं वो विचार व्यक्त करते थे, और व्यक्त करने को इसे अनियु विरोध कहा जाता था। यानी कि इसके सदस्य हैं जो विचार व्यक्त करते थे उनको अनयु विरोध कहा जाता था। ये मतदानों के द्वारा शासन करते थे। इसके अलावा संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी, इसके द्वारा ही शासन संभाला जाता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें गुटबाजी होने लगी और धीरे धीरे इन जनपदों का पतन हो गया। तो यहाँ आपका महाजनपद का खत्म हो जाता है। हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य। तो देखिए बच्चों, इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे कि भाई ये मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, क्योंकि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ। 16 जनपदों तो आप मगध में, फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है आपको, देखिए हिस्ट्री में कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री बहुत सरल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, परंतु अगर उसको हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो हमें वो सब चीजें याद रहती है। तो ये धन्यवाद। अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।